युद्ध के मैदान से आपको हम लाते हैं स्कूल के क्लासरूम में। इसलिए अब हम एनसीईआरटी की स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की किताब में हुए नए बदलाव को डिकोड करेंगे और यह बहुत बड़ा बदलाव है। आपको यह बताएंगे कि आखिर इतिहास में यह बदलाव क्यों जरूरी था। अब तक हमारे देश के बच्चे स्कूलों में अकबर द ग्रेट पढ़ते आए हैं। न जाने हमारे देश की कितनी पीढ़ियां ऐसी हैं जो स्कूलों में यही पढ़ती आई हैं, अकबर द ग्रेट, अकबर महान। इतनी आदत हमें पड़ चुकी है कि अकबर अगर हम लिखेंगे भी एम्परर अकबर, तो द ग्रेट हाथ अपने आप से लिख देता है। जब बोलते भी हैं तो अकबर द ग्रेट ही मुंह से निकलता है, अकबर महान ही निकलता है और दिमाग में वही छवि आती है कि अकबर एक महान राजा था, एम्परर अकबर द ग्रेट। हमारे देश की सारी अभी तक की पीढ़ियों को स्कूल में यही बताया गया है कि अकबर कितना महान बादशाह था। लेकिन पहली बार स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इस किताब में यह बताया गया है कि अकबर महान नहीं था। अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिला जुला रूप बताया गया है। अकबर जो है क्रूर भी था, हालांकि बाद के दिनों में उसमें कुछ बदलाव आया, लेकिन अकबर क्रूर जरूर था। और इस किताब में पहली बार यह बताया गया है कि अकबर ने 25 वर्ष की उम्र में ही 30,000 लोगों का जनसंहार कराया था। अब सोचिए, 25 साल का एक बादशाह है और उसने 30,000 लोगों को मरवा दिया, जनसंहार करा दिया। उसे आप महान कैसे कह सकते हैं? उसे द ग्रेट कैसे कह सकते हैं? लेकिन हमारे देश में आजादी से लेकर अब तक कभी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। इस किताब में बाबर को भी बर्बर, हिंसक और नरसंहार करने वाला बताया गया है। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव को लेकर अब हमारे देश में ही एक बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि कुछ लोगों को यह बदलाव पसंद नहीं आ रहा। ये लोग आज भी यही चाहते हैं कि अकबर को द ग्रेट ही कहा जाए। धर्मनिरपेक्षता की बातें करने वाले लोगों को अब अकबर का सच स्वीकार करने में बड़ी परेशानी हो रही है। उनका दिल, उनका दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर रहा। एनसीईआरटी का कहना है कि भारतीय इतिहास को सुखद नहीं बनाया जा सकता और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अतीत में सब कुछ अच्छा ही हुआ था। कई अच्छी चीजें थीं, लेकिन कई बहुत बुरी चीजें भी हुईं। इसलिए इतिहास को इतिहास की तरह लिखा जाएगा और बच्चों को सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। हमारे देश की हर पीढ़ी को, हर बच्चे को सच जानने का अधिकार है। किताब में आलोचनात्मक सोच को सामने रखा गया है, जिसके जरिए युवाओं में अतीत के साथ आधुनिक भारत पर भी उनकी समझ विकसित होगी। इससे हमारी पीढ़ियां किसी भी तरह के पूर्वाग्रह और भ्रम से बच पाएंगी। और आज हमारा सवाल यह है कि जब पीढ़ियों से झूठा इतिहास पढ़ाकर बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, तब किसी को कोई समस्या नहीं हुई। जब वर्षों तक, दशकों तक अकबर महान पढ़ाया जा रहा था, तब किसी को कोई समस्या नहीं हुई। तब किसी ने यह नहीं कहा कि आप अपने बच्चों का ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये महान शब्द हटा, द ग्रेट शब्द हटा, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आखिर इतिहास में इस ऐतिहासिक भूल सुधार से लोगों को हमारे ही देश में इतनी समस्या क्यों हो रही है। वो किताब आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। एनसीईआरटी की ये किताब है, कक्षा 8 की किताब है और इस किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये किताब है, आप भी इसे देख सकते हैं। और इसमें मुगल शासकों से जुड़ी कई नई जानकारियां हैं जो शायद हमारे देश के स्कूली बच्चों को पता नहीं थी। एनसीईआरटी की यह किताब नए एकेडमिक सेशन से सभी स्कूलों में पढ़ाई जानी शुरू हो जाएगी और इस किताब के पेज नंबर 25 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत और उसके अंत की कहानी को बताया गया है। पेज नंबर 25 में खोल रहा हूं आपके लिए। इसमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो वर्ष 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद हुई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई 1192 में, उस समय हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ा हमारे देश का एक टर्निंग पॉइंट था जो इसमें लिखा है। इसमें बताया गया है राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसके बाद धीरे धीरे विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर कब्जा
होता चला गया। और इसमें 5 वंश बताए गए हैं जिनका शासन यहां पर रहा। टर्निंग पॉइंट हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद भारत में एक के बाद एक 5 विदेशी राजवंशों का शासन रहा। सबसे पहले गुलाम वंश का शासन रहा, फिर खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद और फिर लोधी वंश का शासन हुआ। इन 5 राजवंशों के शासन के दौरान भारत के गांवों और शहरों को बार बार बहुत क्रूरता के साथ लूटा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, शिक्षण संस्थानों को तहस नहस कर दिया गया, हमारी संस्कृति को तार तार कर दिया गया। दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों ने उस समय गैर मुसलमानों पर खास तौर पर यह जजिया टैक्स लगाया। जो मुसलमान नहीं थे उन्हें बहुत परेशान किया गया। आप यह समझ लीजिए कि जो लोग मुसलमान नहीं थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, ये लोग उस समय के माइनॉरिटीज थे, ये उस समय के अल्पसंख्यक थे। दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में हर राजा का जो शासनकाल था वो औसतन 9 साल का था। तुगलक वंश में एक राजा मोहम्मद बिन तुगलक भी हुआ बादशाह, जिसे इतिहास में पागल बादशाह के तौर पर जाना जाता है क्योंकि उसने कई ऐसे बेवकूफी वाले फैसले लिए जिससे उसे बाद में पछताना पड़ा और ये फैसले उसने बाद में बदले। एक बार तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी, लेकिन जब मुश्किलें बढ़ी तो फिर से दिल्ली को ही वापस अपनी राजधानी बना दिया और इसका जिक्र इस पुस्तक में पेज नंबर 27 पर किया गया है। और इसमें लिखा है कि द पीपल वर फोर्स टू ट्रेवल ओवर 1000 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर तक लोगों को यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि यह राजा सोचता था कि मैं अपनी राजधानी को बदल दूंगा। और उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, लोग परेशान हुए और बाद में जाकर कुछ समय के बाद उसने इस फैसले को बदल दिया और फिर लोगों को वापस आना पड़ा और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर पहली बार बादशाह बना। यहां से मुगल काल की शुरुआत होती है। बाबर के बादशाह बनने के साथ ही मुगल शासन की शुरुआत हुई और बाबर के शासन के दौरान हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत अत्याचार हुआ। इसके पेज नंबर 37 में इसके बारे में लिखा है कि बाबर ने क्या क्या किया था। और इसमें एक जगह तो यह भी लिखा हुआ है कि उस समय जब बाबर था तो उसने पूरे की पूरी शहरों को, गांवों के पूरे की पूरी जनसंख्या को जो है उसका जनसंहार करा दिया। महिलाओं और बच्चों को कैद कर लिया गया और उन्हें दास बना लिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का नरसंहार किया जाता था उस समय उन लोगों की गर्दन को काटकर उनके शवों के साथ बड़े बड़े टावर बनाए जाते थे और बड़े बड़े चौक में उनके शवों को लटका दिया जाता था जब वहां पर हत्या की जाती थी। और जिंदा बचे महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। मारे गए लोगों की गर्दन को काटकर सड़कों पर लटका दिया जाता था और ऐसा करके बाबर गर्व महसूस करता था। सोचिए ये सब हमारे देश में हुआ है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं बादशाह बना और हुमायूं के बाद अकबर द ग्रेट बादशाह बना। वर्ष 1556 में अकबर सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना और उसने वर्ष 1605 तक शासन किया, यानी अकबर का शासन करीब 50 साल तक रहा। अकबर के शासनकाल में क्रूरता भी थी लेकिन साथ ही टॉलरेंस भी थी, सहिष्णुता भी थी। पेज नंबर 38 में अकबर के बारे में इस किताब में बताया गया है और वो ये कहते हैं कि अकबर का जो शासनकाल था उसमें ब्रूटलिटी भी थी, यानी क्रूरता भी थी, लेकिन टॉलरेंस भी थी। और फिर वो कहते हैं आगे इसी पेज पर अकबर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र, घटनाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन उससे पहले देखिए, अकबर ऑर्डर्ड द मैसेकर ऑफ सम 30,000 सिविलियंस एंड द सर्वाइविंग women एंड चिल्ड्रन वर एंस्लेव्ड। 30,000 लोगों का जनसंहार अकबर ने करवाया। जो महिलाएं और बच्चे बच गए उन्हें दास बना लिया गया। अकबर की उम्र सिर्फ उस समय 25 साल थी और अकबर ने ऐसा कहा, उसने एक संदेश दिया जब वो, जिसको हम कहते हैं कि विक्ट्री मैसेज उसने दिया, जिसमें उसने लिखा, वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू दी। ऐसे हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो वो ये कहते हैं कि हमने, जो काफिर हैं, काफिर कौन है?
जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, हमने बड़ी संख्या में काफिरों के शहरों और गांवों पर कब्जा कर लिया है, और जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं हमने उनका नाश कर दिया है। विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड वी हैव इरेज्ड the signs of infidelity from their minds and have destroyed temples in those places and also all over Hindustan। ये अकबर के शब्द हैं जिसमें वो ये कहता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते हमने उनका नाश कर दिया है, उनके गांवों को, उनके शहरों को नष्ट कर दिया है, और हमारी खून की प्यासी तलवार के जरिए हमने ये सारे काफिरों को इस दुनिया से विदा कर दिया, और हमने बड़ी संख्या में हिंदुओं के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया है पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा अकबर कह रहा है। इसी पेज पर अकबर की जिंदगी से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र है। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा करने की 5 महीनों तक लगातार कोशिश की, और जब अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद सैकड़ों महिलाओं ने इसके विरोध में जौहर कर लिया। यानी चित्तौड़ की महिलाओं ने खुद को आग में जिंदा जला लिया था अकबर से बचने के लिए। चित्तौड़ पर कब्जे के बाद अकबर ने 30,000 लोगों के मारने का आदेश दिया। जो महिलाएं और बच्चे जिंदा बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। तो ये सारी बातें अकबर की इसमें लिखी हुई हैं। अकबर रणनीतियां बनाता था और ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस, ये इसमें लिखा है, यानी विद प्रिंसेसेस ऑफ नेबरिंग किंगडम्स। तो जो आसपास के जो राज्य थे वहां पर वो उनकी राजकुमारियों से शादियां कर लिया करता था, और उन राज्यों के साथ एक गठबंधन कर लिया करता था, शादी का गठबंधन। अकबर अनपढ़ था, लिखना पढ़ना नहीं आता था। अकबर के दरबार में जो एक इतिहासकार था, अकबर अपने विचार अबुल फजल को बताता था, ये उस इतिहासकार का नाम है, और अबुल फजल अकबर के विचारों को लिखता था। अकबर ने बताया कि पहले वो दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करता था और समझता था कि यही इस्लाम है, लेकिन उन्होंने आगे लिखा, जब मुझे ज्यादा समझ हुई, जब मैं समझदार हुआ तो मुझे इस पर शर्मिंदगी हुई। अकबर ने करीब 50 वर्षों तक शासन किया, और इस दौरान जो बीच का जो समय था उसे आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण समय रहा, और अकबर ने अपने शासनकाल में रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद भी कराया था। तो ये अकबर की कुछ अच्छी बातें हैं, वो भी इसमें लिखी हैं। बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकबर के लिए ये कह दिया हो कि अकबर बहुत जो है खराब बादशाह था। जो उसकी खराब बातें हैं वो भी लिखी हैं, और जो उसकी अच्छी बातें हैं वो भी लिखी हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वो महान तो कहीं से नहीं था। इसी किताब में औरंगजेब के बारे में भी बताया गया है, और किताब में लिखा है कि औरंगजेब भी एक बहुत ही क्रूर बादशाह था। और इसमें लिखा है कि औरंगजेब कट्टर सुन्नी विचारधारा मानने वाला एक मुगल शासक था। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर, नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, गैर मुस्लिमों से फिर से जजिया लेने लगा था, और औरंगजेब के अत्याचारों के बारे में इस किताब में भी लिखा है। और औरंगजेब ने वर्ष 1669 में पूरे राज्य में सभी स्कूलों और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, और सभी तरह की पढ़ाई लिखाई और पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने बनारस, मथुरा और सोमनाथ सहित कई स्थानों पर मंदिरों को तोड़ा, जैन मंदिरों को और गुरुद्वारों को तोड़ा। औरंगजेब ने अपने 2 बेटों को आखिरी चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि मैं अकेला आया था और मैं अकेला ही जाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा था, मैंने देश और लोगों के लिए अच्छा नहीं किया और भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो एनसीईआरटी की पुरानी किताबों में पहले यह बताया जाता था कि मुगल जो शासक थे वो बड़े सहनशील थे। बार बार कहा जाता था कि मुगलों के समय में सारा विकास हुआ, और मुगल जो है वो एक नई प्रकार की सभ्यता लेकर आए, नई प्रकार की भाषा लेकर आए। मुगल जो है नए प्रकार का आर्किटेक्चर हमारे देश में लेकर आए। मुगलों ने हमारे देश के लिए बहुत किया, मुगल इसी को अपना देश मानते थे। ये सारी बातें आपने भी सुनी होंगी। मुगल आखिरकार इतने बुरे नहीं थे, ये आपने पुरानी किताबों में सुना होगा। उन किताबों में मुगलों की क्रूरता के बारे में बताया नहीं जाता था। और अब क्या बदलाव आया है इस किताब में? स्थानीय जो राजा थे जैसे विजयनगर, मराठा साम्राज्य, इनके बारे में पहले के मुकाबले ज्यादा जानकारी दी गई है। पहले सीमित जानकारी दी जाती थी। नई किताब में मुगलों और दिल्ली सल्तनत का दूसरा पक्ष भी बताया गया है, जिसे अब तक जानबूझकर छिपाया जाता था। इसलिए आज हम आपसे यही कहेंगे कि
ये किताब नए भारत की किताब है और हमारे देश के बच्चों को पूरा अधिकार है कि वो हमारे देश की सही स्थिति को, हमारे देश के सही इतिहास को जाने और उन्हें पता होना चाहिए जो कि बातें उनसे पहले छिपाई जाती थी।